अब देखो बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में कन्फर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने लिया है कन्फर्मेशन इन एथेन। एथेन में संरूपण। ओके, तो देखो बच्चों, जो एथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं। सपोज ये है C1 एंड C2। इन C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एक्सिस में एक कार्बन एटम को हम फिक्स रखें और दूसरे कार्बन एटम जो कि सामने है, सपोज वो फ्रंट में है, एक कार्बन एटम को फिक्स रखें और दूसरे कार्बन एटम को हम कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करें। ऐसा रोटेशन कराने से एक कार्बन एटम के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन एटम रोटेट हो रहा है उसके हाइड्रोजन एटम्स स्पेस में इन्फिनिट नंबर ऑफ ओरिएंटेशन शो करते हैं। तो इन ओरिएंटेशन के कारण जो एथेन के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मर। ओके, एथेन में ऐसा 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन कराया जाए जब एक कार्बन एटम का, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनते हैं। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनमें से एक होगा स्टेगर्ड फॉर्म और दूसरा होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो लिखा है उसको डिस्कस कर दूं कि व्हेन वन कार्बन एटम ऑफ C1C2 रोटेट्स कितना 360 डिग्री ऑन बॉन्ड एक्सिस, देन infinite number of space configurations of ethane are possible। यहां तक बात समझ गए कि जब हम C1C2 जो इथेन मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन को फिक्स रखें और दूसरे कार्बन एटम को कितना 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट करें, तो ऐसे में एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या करते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्पेस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। और जो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं वो इथेन के क्या हैं, कन्फर्मर्स। मींस एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन में इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल है, विच आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। समझ गए ना कि ये जो स्पेस ओरिएंटेशन है ये क्या है, कन्फर्मर ऑफ इथेन। इन विच 2 इंपॉर्टेंट आर, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो समझ गए बच्चों कि जब एथेन में C1 और C2 दो कार्बन एटम्स हैं, उनके जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की बॉन्ड एक्सिस में एक एटम को फिक्स करें और दूसरे कार्बन एटम का कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन कराएं, घुमाएं, तो एक कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम हैं वो त्रिविम में अनंत विन्यास ग्रहण करते हैं। तो ये जो अनंत विन्यास के रूप बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इथेन के संरूपी कन्फर्मर्स। हम इन इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स को डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स हैं, 2 संरूपी हैं, हम यहां पर उनको डिस्कस करेंगे। तो यही लिखा है मैंने कि जब इथेन के C1C2 बंद अक्ष में एक कार्बन को 360 डिग्री घुमाते हैं तो अणु के अनंत त्रिविम विन्यास संभव होते हैं, जिन्हें इथेन के संरूपी कहते हैं। इनमें से 2 प्रमुख इस प्रकार से, पहला क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म, सांतरित रूप। तो देखो बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म में जो 2 कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में रहते हैं। मींस जो डाइहेड्रल एंगल होगा, एक CH3 पीछे का ग्रुप का और जो आगे CH3 ग्रुप है उनका एंगल होगा 60 डिग्री। ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाती है 2 हाइड्रोजन एटम्स की एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन एटम्स हैं। ऐसे में जब 2 हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे तो उनमें रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। समझते ना कि इन दिस कन्फर्मर हाइड्रोजन ऑफ बोथ कार्बन एटम्स आर, ठीक है, अपार्ट इन मैक्सिमम डिस्टेंस 60 डिग्री का एंगल रखेंगे, डाइहेड्रल एंगल, हैविंग मिनिमम रिपल्सन इन देम। समझ गए बच्चों कि इसमें 2 कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो
अधिकतम दूरी पर 60 डिग्री पर होते हैं और इनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। अभी हम डायग्राम से समझते हैं। और दूसरा है इक्लिप्स्ड फॉर्म, ग्रसित रूप। तो देखो बच्चों, ये जो कन्फर्मर है इसमें दोनों कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होते हैं। मींस एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन होंगे और इस तरह से हमें सामने से देखने पर न्यूमैन प्रोजेक्शन में केवल 3 हाइड्रोजन ही 120 डिग्री पर दिखेंगे, वो भी फ्रंट कार्बन के। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें हाइड्रोजन एटम के बीच में मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रैंड और टॉर्सनल वान डेर वाल स्ट्रैंड होगा। मींस जो CH बॉन्ड है उनके बॉन्ड पेयर्स के बीच में मैक्सिमम क्या होगा? रिपल्सन, जिसे हम बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जस्ट आमने सामने है। और जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी एक दूसरे के जस्ट सामने है, तो मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रैंड भी होता है। ऐसे में मैक्सिमम रिपल्सन की कंडीशन बन जाती है। यही लिखा है कि इन दिस कन्फर्मर the hydrogen atom of both conformer, ये both carbon atoms are directly behind, ठीक है, to each other and having maximum repulsion। समझ गए बच्चों कि इसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के प्रत्यक्ष सामने होते हैं और अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति बनती है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, पूरा डायग्राम से समझते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैंने कल न्यूमैन प्रोजेक्शन और जो सहास प्रोजेक्शन बताए थे उसमें इथेन का ही एग्जांपल लेके बताए थे, वही उनके जो है इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यह देखें कि CH3 ये है 1 और ये क्या है 2, हम यहाँ पर ऐसा ले लें, ओके, और यहाँ से ले लें, ये हो गया हमारा पहला कार्बन। कौन सा कार्बन? C1। और यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन बता रहा हूं, हम सामने से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो हमें जो है बॉन्ड एक्सिस के थ्रू देखना है। तो इस तरह से यहां पर जब 2 कार्बन जो है, पीछे वाला कार्बन और जो आगे वाला कार्बन है, ये आगे का है, ये पीछे का है, मतलब ये C1 है तो ये क्या है C2। हम यहां क्या कह सकते हैं कि ये है हमारे पास C2 कार्बन और ये क्या है C1। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने हैं। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है बच्चों? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं ग्रसित रूप। ग्रसित क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सामने है, अर्थात एक ग्रहण लगा हुआ है। फिर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे। ये हमारा क्या है? डाइहेड्रल एंगल। मतलब ये जो एक टेट्राहाइड्रल पीछे का है और एक सामने का है, तो एक को फिक्स करके हम पीछे वाले को फिक्स रख रहे हैं C1 को और C2 को घुमा रहे हैं। तो आप देखोगे दूसरा जो कन्फर्मर बनेगा उसमें हम ये पीछे के हाइड्रोजन को तो फिक्स रखें, ओके, और ऐसा ये आ जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है, यहां आप देख रहे हैं कि इनके बीच में ये जो एंगल है, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहां पर ये जो फॉर्म बना, ये क्या है हमारा स्टेगर्ड फॉर्म। हम इसे बोलते हैं शांतरित रूप। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम जब आमने सामने थे तो इनमें मैक्सिमम स्टेरिक रिपल्सन था, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रैंड था। जैसे ही इसने इस फॉर्म में आया, इन 60 डिग्री घुमाएंगे, यही आ जाएगा। अगर आगे हम फिर और 60 डिग्री घुमा दें ऐसे, तो यही फॉर्म आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन अपने सामने आ जाएंगे। तो ये इथेन के 2 क्या बने हैं? कन्फर्मर। ऐसे तो इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। मतलब अगर हम एक को फिक्स कर दें, देखो ऐसे कैसे इनफिनिट में है कि ये H है, ये H है, ये H है। आप मान लो 1 डिग्री रोटेट कर दें, समझ गए? तो यहां पर जैसे ही आप 1 डिग्री रोटेट करोगे तो यहां ऐसा आ जाएगा। सपोज ये 1 डिग्री का रोटेशन है, फिर 1 डिग्री का रोटेशन और करा दिया आपने, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा और खिसक गया ये ऐसे। अब यहाँ कितने का हो गया 2 डिग्री। तो ऐसे तो 360 डिग्री में 360 तो वही पॉसिबल है, और फिर हर डिग्री में एक बनाते जाए तो कुल मिला के एक कंप्लीट डिग्री में ऐसे 60 बन जाएंगे।
तो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल हैं, इनमें से दो फॉर्म अगर आप देखें तो एक है इक्लिप्स्ड फॉर्म और एक है स्टेगर्ड फॉर्म। इसमें दोनों के हाइड्रोजन एटम्स दोनों कार्बन के आमने सामने हैं, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस में है। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो इथेन के कन्फर्मर्स हैं उनके बीच में क्या एनर्जी डिफरेंस होता है। ओके, इसी एनर्जी डिफरेंस को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ कन्फर्मर। तो यहां पर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि इथेन का जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ग्रसित रूप है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स मींस दोनों कार्बन जो एटम्स हैं उनके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होते हैं। अब जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो उनके CH बॉन्ड भी आमने सामने होंगे। तो जो H एटम्स हैं उनके बीच में तो लगता है स्टेरिक स्ट्रैंड मींस वैन डर वाल स्ट्रैंड जो कि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाता है, और दूसरा लगता है CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड वर्क करते हैं, एक टॉर्सनल स्ट्रैंड और एक वैन डर वाल स्ट्रैंड या स्टेरिक स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन है, और रिपल्सन जहां होता है वहां मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर हम जो स्टेगर्ड फॉर्म है तो स्टेगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन एटम्स जब मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाते हैं तो उनके बीच में स्टेरिक स्ट्रैंड हट जाता है, टॉर्सनल स्ट्रैंड हट जाता है। ऐसे में मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है। अब जब कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इनमें से जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसकी जो एनर्जी है वो 12.5 किलो जूल पर मोल स्टेगर्ड फॉर्म से ज्यादा होती है। ये इतनी एनर्जी है कि एक रूम टेम्परेचर में भी मिल जाती है। ऐसे में मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर में एनर्जी अब्सॉर्ब करके इस एनर्जी बैरियर को पार कर देता है, और ऐसे में ये जो स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म है वो एक दूसरे में अपने आप चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे में इन स्टेगर्ड और इस इक्लिप्स्ड फॉर्म का जो सेपरेशन है पॉसिबल नहीं है, मींस नॉन रिजॉल्वेबल जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो यही मैंने यहां लिखा है कि बोथ कन्फर्मर्स आर डिफर इन एनर्जी ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल। समझ गए ना कि जो दोनों आइसोमर्स हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल। इट इज ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रैंड मींस वैन डर वाल स्ट्रैंड एंड टॉर्सनल स्ट्रैंड, और जो टॉर्सनल स्ट्रैंड है इसके कारण है ये डिफरेंस। इन इक्लिप्स्ड फॉर्म द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली बिहाइंड दोज ऑफ ईच अदर। ये तो भी हमने कन्फर्मर में देखा। देयरफॉर स्टेरिक स्ट्रैंड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एंड टॉर्सनल स्ट्रैंड इन, ठीक है, बिटवीन क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड बिटवीन, ये हो जाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CH बॉन्ड्स, ठीक है, आर डेवलप्ड व्हिच इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म। यहां पर P क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म। देयरफॉर इक्लिप्स्ड फॉर्म हैविंग 12.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल मोर एनर्जी देन स्टेगर्ड फॉर्म। एज अ रिजल्ट इक्लिप्स्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। द थर्मल एनर्जी ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, देयरफॉर द आइसोमर गो टू चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर एंड नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल का। इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी इतनी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसमें टॉर्सनल स्ट्रैंड और स्टेरिक स्ट्रैंड दोनों ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो समझ गए बच्चों कि जो इथेन का ग्रसित रूप है और सांतरिक रूप है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। अभी आपको देखो बताया मैंने कि ग्रसित रूप में हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के जस्ट सामने हैं। ऐसे में हाइड्रोजन एटम्स के क्लाउड्स जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसमें रिपल्सन आता है जिसे हम बोलते हैं वैन डर वाल रिपल्सन या स्टेरिक रिपल्सन।
और दूसरा जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में भी स्टेरिक एक रिपल्सन आता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्सनल रिपल्सन। यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो इक्लिप्स फॉर्म है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है स्टेगर्ड फॉर्म से 12.5, और ऐसे में जब एनर्जी बढ़ेगी तो जो ग्रसित रूप है वो सांतरिक रूप से कम स्थायी होगा। ये इतनी एनर्जी है जो कि रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाती है। ऐसे में ये दोनों फॉर्म, ये दोनों कन्फर्मर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ऐसे में इनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, मींस ये नॉन रिजॉल्वेबल। तो यही मैंने लिखा है कि दोनों समरूपी के मध्य 12.5 किलो जूल पर मोल का ऊर्जा अंतर होता है जो त्रिविम बाधा, समझ गए, स्टेरिक स्ट्रैंड एंड टॉर्सनल स्ट्रैंड के कारण पाया जाता है, क्योंकि ग्रसित रूप में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के सामने होते हैं, जिससे इन परमाणुओं के मध्य क्या आ जाती है त्रिविम बाधा एवं CH बंधों के इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य टॉर्सनल स्ट्रैंड उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो समझ गए होंगे, जिससे ग्रसित रूप की ऊर्जा सांतरिक रूप की से 12.5 किलो जूल मोल अधिक हो जाती है। इससे ग्रसित रूप सांतरिक रूप से कम स्थायी हो जाता है और ये एक दूसरे में लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर इतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे इन दोनों रूपों का पृथक्करण संभव नहीं है। अब देखो मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अच्छी तरह से समझा देता हूं। ऐसे में आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किस तरह से जो ग्रसित रूप है या इक्लिप्स फॉर्म है वो स्टेगर्ड फॉर्म से कहीं ज्यादा एनर्जी रखता है। तो अभी आपको थ्योरेटिकल समझाया, अब मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो बच्चों, यहां पर हम 2 एक्सिस लेंगे, यहां पर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ओके, और यहां पर है हमारा डाइहेड्रल एंगल। ये तो समझते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो 2 CH3 के टेट्राहाइड्रल जो ग्रुप्स टेट्राहाइड्रोन्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनके 2 फेसेस के बीच का एंगल। तो देखो यहां से हम ऐसा समझें कि ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ये एथेन का कौन सा फॉर्म, ये है स्टेगर्ड फॉर्म, ओके। इसकी एनर्जी सपोज यहां से ले, अब आप जैसे जैसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक दूसरे ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, समझ गए कि हम एक को फिक्स रख के जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को इसके सामने ले आएंगे तो जैसे जैसे डाइहेड्रल एंगल में चेंज आएगा आप देखोगे कि इस तरह का एक प्रोफाइल डायग्राम में ऐसा आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि ये डाइहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, यहां पर जैसे ही पहुंचेंगे आप देखोगे कि यहां जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर हम या कहें कि ये इक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा कब, जब आपने देखा कि ये एंगल यहां से जो चेंज कर रहे थे आप 60 डिग्री इस तरफ था, ऐसे ही जैसे ही आप फिर और आगे बढ़ेंगे, अब ये हाइड्रोजन आमने सामने आ गई है, मैं इन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, फिर आप इनको फिर रोटेट करेंगे ऐसे, तो फिर एनर्जी डिक्रीज होगी और यहां पर फिर हमें कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, इसका एक स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, हम ये कहें कि यहां से इतना ले लें, समझ गए। तो यहां पर ये जो एनर्जी डायग्राम में यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना हो गया बच्चों, 12.5 किलो जूल पर मोल। तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म, ओके। और यहां पर ये जो है ये कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म। तो देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं, चाहे हम इस तरफ रोटेट कर दें चाहे उस तरफ रोटेट कर दें, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जहां पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, तो आपको यहां पर मैंने अभी कल भी डायग्राम से बताया था कि यहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं और जो CH बॉन्ड है, हम इसको इस तरह से समझें कि ये है हमारे पास इस तरह से, तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके बीच में जो क्लाउड है उसमें रिपल्सन आता है, और इनके, तो ये तो हो गया टॉर्सनल स्ट्रैंड, समझ गए बच्चों। और यहां पर क्या लग रहा है, स्टेरिक स्ट्रैंड। तो ऐसे में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसकी एनर्जी कम। तो यहां पर ये जो है मोर स्टेबल होगा, ओके, और यहां पर ये क्या सा होगा, लेस
स्टेबल। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किस मॉलिक्यूल के लिए, इथेन के कन्फर्मेशन। डाइहेड्रल एंगल समझ रहे ना, ये दोनों के बीच ये थीटा एंगल है। तो जब थीटा जो है 0 डिग्री था यहाँ पर, बिल्कुल आमने सामने है फेसेस, तो यहाँ पर और यहाँ से अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ पर भी 60 डिग्री, फिर हम और 60 घुमा दें, फिर इसी तरह का डायग्राम, मतलब ये इस तरह से वेव जैसा बना दिखाई देगा। तो ये है इथेन मॉलिक्यूल का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आप समझ गए होंगे इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रैंड और स्टैटिक स्ट्रैंड। इसकी एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड नहीं है। मींस यहाँ पर जो है, अगर हम ये कहें कि स्टैटिक स्ट्रैंड और टॉर्सनल स्ट्रैंड दोनों क्या है, एब्सेंट है। तो यही रीजन है कि ये एनर्जी इसका डायग्राम बनेगा। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं और वो है कन्फर्मेशन इन प्रोपेन। ओके, तो देखो इथेन का एक हाइड्रोजन हटाएं और वहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो ये बनता है प्रोपेन C1 C2 C3। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा इथेन का है। इसके जो कन्फर्मर्स हैं लगभग वैसे ही हैं जैसे इथेन के, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि when one carbon atom rotate about C1 C2 bond axis, then obtain infinite number of conformer in which two importance are। ठीक है, तो ये उसी तरह से है, एक है स्टेगर्ड फॉर्म और एक इक्लिप्स फॉर्म। समझ गए ना? स्टेगर्ड फॉर्म में H और CH3 जो ग्रुप होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे, एट मैक्सिमम डिस्टेंस जितना, और वो 60 डिग्री में। और जो इक्लिप्स फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन और मिथाइल जो है एक दूसरे के जस्ट डायरेक्टली आमने सामने हो रहे। समझ गए ना? जैसे कि इथेन में 2H सामने थे, इक्लिप्स फॉर्म 2H मैक्सिमम डिस्टेंस में थे, स्टेगर्ड फॉर्म जस्ट इसमें H और CH3 का आमने सामने देखना है और उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ गए बच्चों कि जो प्रोपेन है उसमें C1 C2 एक्सिस में हम एक कार्बन को फिक्स रख के C2 कार्बन का पूरा कंप्लीट 360 डिग्री घूर्णन करा दें तो अनंत संरूपी बनेंगे। इनमें से दो इंपॉर्टेंट, एक तो है ग्रसित रूप और एक सांतरिक रूप। सांतरिक रूप में CH3 और H एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे और ग्रसित रूप में सामने सामने होंगे। देखो इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर जब हम H लगा देते हैं तो इथेन हो गया, हम H हटा के CH3 जोड़ दें तो ये हमारा प्रोपेन है। तो जब CH3 और H बिल्कुल आमने सामने होंगे तो इसे बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रैंड और टॉर्सनल और स्टैटिक स्ट्रैंड दोनों मिलेगा। 60 डिग्री रोटेट करा दें तो ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में आ गई। ये क्या हो जाएगी, इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितना डिग्री पर घुमा रखा है आपने, 60 डिग्री पर। तो ये जो फॉर्म बना इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म। यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रैंड कम रहेगा, टॉर्सनल स्ट्रैंड कम रहेगा। ऐसे में स्टेगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म। तो ये लेस स्टेबल होगा और ये कैसा होगा बच्चों, मोर स्टेबल। बिल्कुल इसकी स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन उसी बेस पे करना है जैसे आपने इथेन में देखा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हमने तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो देखो बच्चों ये 0 डिग्री पर है। जब दोनों कार्बन के एक हाइड्रोजन और मिथाइल एक आमने सामने है 0 डिग्री पर, डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब चाहे हम मिथाइल ग्रुप को आगे की तरफ इस तरह से रोटेट करा दें, यहाँ ला दें, या हम इस तरफ रोटेट करा दें, ये वाली पोजीशन ला दें, हम देखेंगे दो स्टेगर्ड फॉर्म की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी और ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो यहाँ पर चूंकि जो टॉर्सनल स्ट्रैंड है या हम ये कहें कि स्टेरिक स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ जो स्टेरिक स्ट्रैंड है वो है CH3 और H के बीच में, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एनर्जी होगी। और यही रीजन है कि जो प्रोपेन है उसके स्टेगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म के बीच का जो ये कौन सा फॉर्म बना हुआ है, एनर्जी डिफरेंस है 14.0 किलो जूल पर मोल। समझ गए ना? जबकि इथेन में कितना था, ये 12.5। रीजन क्या है ये ज्यादा हो जाने का, CH3 और H के बीच में ज्यादा वांडर वाल स्ट्रैंड होना, स्टेरिक स्ट्रैंड, क्योंकि वो HH3 ये CH3 और H है। तो समझ गए आप? तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम दिख रहा है जैसे इथेन में।
यहां पर आपको C1 C2 को फिक्स करके और इस तरह से इसका कंफर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं थर्ड मॉलिक्यूल में और उसमें कंफर्मेशन देखेंगे और वो है कंफर्मेशन इन ब्यूटेन। ओके, तो देखो ब्यूटेन क्या है? इथेन जो मॉलिक्यूल थे उसके दो H को टर्मिनल दोनों कार्बन मतलब C1 C2 जो इथेन के थे उसके दो H हटाकर मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, है ना। इसमें जो कंफर्मेशन है हम टू टाइप से ले सकते हैं, एक तो C1 और C2 के बीच का ग्राफ, ये C1 और C2 बॉन्ड एक्सिस को सिलेक्ट करके और फिर उसमें रोटेशन करा के, और एक हो सकता है C2 और C3 के बीच की बॉन्ड एक्सिस को सिलेक्ट करके और फिर रोटेशन करें। हम पहले इसको लेंगे C2 और C3, मतलब कि जब when one carbon atom C3 rotates about C2-C3 bond axis at 360 degree, then infinite number of conformers are possible in which following are important। तो हम यहां पर C2-C3 बॉन्ड एक्सिस को, ये हो गया हमारा C3 और ये हो गया C2, हम C2 को फिक्स रखें और C3 को रोटेट करें। तो C3 में देख रहे हैं आप कि एक मिथाइल ग्रुप दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसा 360 डिग्री रोटेशन जब कराओगे तो इसमें भी इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। इनमें से जो चार इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं। ओके, तो समझ गए बच्चों कि जब हम C2-C3 बॉन्ड एक्सिस को सिलेक्ट करें और फिर हम C3 कार्बन को रोटेट करेंगे तो CH3 और 2H, इस CH3 और 2H के रिस्पेक्ट में जब रोटेट होंगे तो इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। उनमें से जो इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स हैं हम उनको ले रहे हैं। पहला है एंटी कन्फर्मर, या हम इसे कह सकते हैं जो एंटी कन्फर्मर है, ठीक है, ये फुल्ली स्टेगर्ड फॉर्म है। समझ गए बच्चों कि ये कौन सा है? फुली स्टेगर्ड फॉर्म, या हम एंटी कन्फर्मर प्रतिरूप फुली स्टेगर्ड फॉर्म। इसमें दो CH3 ग्रुप जो होंगे, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे से कहां पर होंगे, कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर, मतलब मिनिमम रिपल्सन की कंडीशन होगी, मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेंथ, मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेंथ, सब कुछ कम होगा। ये एंटी फॉर्म है, अभी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरा होगा गॉस फॉर्म। गॉस फॉर्म जो कहलाता है, इसमें दो CH3 ग्रुप जो ये है और ये है एक दूसरे से 60 डिग्री रखेंगे, या तो इस तरफ या इस तरफ, अभी मैं डायग्राम से बताता हूं। तीसरा है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म में दोनों CH3 बिल्कुल आमने सामने होंगे, मींस डाइहेड्रल एंगल कितने का होगा बच्चों? यहां पर 0। यहां पर देखो, यहां पर जो थीटा है डाइहेड्रल एंगल वो कितने का है? 180 CH3 के रिस्पेक्ट में। यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है, यहां 180 है और यहां 60। यहां का जो डाइहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। समझ गए ना? दो मिथाइल ग्रुप के बीच का एंगल की बात कर रहा हूं मैं। और स्क्यू फॉर्म में जो दो मिथाइल ग्रुप के बीच का जो एंगल है वो होगा 120 डिग्री। तो फुली जो इक्लिप्स फॉर्म है उसमें दोनों CH3 एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे बच्चों। ओके, और फिर है स्क्यू फॉर्म, पार्शियल स्टेगर्ड फॉर्म, सॉरी पार्शियल, इसको हम कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। समझ गए बच्चों, ये कौन सा है? पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। इसमें CH3 और H एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसमें जो स्टेरिक स्ट्रेन है और स्टेरिक रिपल्सन है वो इससे कम होगा। अब देखो इस तरह समझो, ये है फर्स्ट, ओके, 1 2 3 और ये हो गया 4 का। समझ गए ना? ये जो पीछे का सर्कल है 2 नंबर का और यहां पर ये है हमारी बॉन्ड एक्सिस। ये दोनों CH3 बिल्कुल आमने सामने हैं, तो फर्स्ट नंबर का जो आइसोमर है या कन्फर्मर है, ये कौन सा कन्फर्मर हो गया बच्चों? फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अभी हम अलग अलग नेम देंगे इनके। फिर हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, यू रोटेट कर रहे हैं। दो CH3 कितने डिग्री पर आ गए? अब यहां पर 60 डिग्री पर गए। ये कौन सा फॉर्म बन गया बच्चों? गॉस फॉर्म। जब दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री पर आ जाए तो इसे बोलते हैं गॉस फॉर्म। फिर 60 डिग्री रोटेट कर, तो अब ये जो CH3 है, ये पीछे का CH3 तो आपको फिक्स रखना है, बस आगे का CH3
तो आप देख रहे हैं कि CH3 और H आमने सामने आ गए, तो ये है स्क्यू फॉर्म या पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म, मिथाइल और हाइड्रोजन जब आमने सामने हो जाएंगे। फिर और 60 डिग्री कर दो तो दोनों मिथाइल अब 180 डिग्री पर आ गए। ये फोर्थ नंबर का जो है यही हमारा क्या है, एंटी कन्फर्मर या फुली स्टेगर्ड फॉर्म, समझ गए ना, हम स्टेगर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। फिर 60 रोटेट करोगे फिर CH3H, तो ये जो फॉर्म है और ये फॉर्म है थर्ड, और जो फिफ्थ है इसकी फॉर्म है ये पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर 60 कर दो तो ये दोनों मिथाइल फिर कितने पर आ गए, 60 डिग्री पर। ये फॉर्म कौन सा कहलाएगा बच्चों, जहां दो CH3 बिल्कुल 60 पर आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं गॉस फॉर्म। फिर 60 और घुमा दोगे तो वही फर्स्ट वाला आ जाएगा, कौन सा, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास कन्फर्मर्स हैं इनको आप नोट कर लें, इनके नाम लिख दूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें इनको। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये कौन सा है बच्चों, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, समझ गए ना, ये क्या है, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरा ये नंबर का दूसरा, और यहां पर आ जाए आप जो छठवां है, समझ गए ना, ये जो है ये कौन से फॉर्म है, गॉस फॉर्म, समझ गए ना, कि यहां पर CH3 जो है 60 डिग्री पर है, यहां पर CH3 60 डिग्री पर है, तो ये है गॉस फॉर्म। फिर हम और आगे बढ़े, अब हम थर्ड लें, देखो थर्ड, और अगर आप थर्ड के बाद फिफ्थ में आ जाए, है ना, तो ये कौन से फॉर्म है बच्चों, जहां पर CH3 और H आमने सामने हैं, तो इनको बोलेंगे हम क्या, स्क्यू, या इन्हीं को हम बोलेंगे पार्शियल, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, आंशिक रूप से ग्रसित रूप। अब और आगे आ जाओ, और कौन सा बच्चा, आप देखो यहां पर आपका फिफ्थ में आ जाए, फिफ्थ नहीं अभी आपका फोर्थ नंबर, तो ये जो फोर्थ है यही क्या है, एंटी फॉर्म। फर्स्ट और अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो ये दोनों फुल। इस तरह से कुल मिला के ये इस जो है ब्यूटेन के क्या हो गए, आइसोमर्स। ओके, तो इनको आप पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ये जो हमारे पास फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म है, गॉस फॉर्म है, एंटी फॉर्म है, इन चारों की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। ये जो हमने कन्फर्मर्स बनाए हैं ब्यूटेन की, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो पहला है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होगा, आप देखोगे जो इसमें दो मिथाइल ग्रुप है और जो हाइड्रोजन एटम से जस्ट एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से काफी बड़े ग्रुप हैं, इनके बीच में मैक्सिमम तो क्या लगेगा, स्टेरिक स्ट्रैंड, और मैक्सिमम ही क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रैंड। दो CH3 के बीच में मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रैंड और मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रैंड, इसलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्थायी रूप होगा। फिर आते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसको हमने स्क्यू फॉर्म बोला है। तो पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म में अब जो रिपल्सन लग रहा है वो H और CH3 के बीच में लग रहा है, तो ये जो लो स्टेरिक स्ट्रैंड, इसके रिस्पेक्ट में लो स्टेरिक स्ट्रैंड होगा CH3 और H के बीच में इससे, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रैंड तो वही लगेगा जो इसमें लग रहा है, वही टॉर्सनल मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रैंड होगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लीस्ट है तो ये कम स्थायी है, ये सबसे कम और ये कम स्थायी। समझ गए बच्चों कि ये इसके बाद जो स्टेबिलिटी है तो ये सबसे कम स्थायी, उससे ज्यादा स्थायी ये स्टेबल ये। फिर गॉस फॉर्म आ जाते हैं। गॉस फॉर्म में पार्शियल स्टेरिक स्ट्रैंड होगा, दो CH3 काफी पास आ जाते हैं, उसमें थोड़ा पार्शियल स्टेरिक स्ट्रैंड होगा, ठीक है बच्चों। आंशिक रूप से क्या लगेगा, आंशिक त्रिविम बाधा होगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के काफी पास आ गए हैं, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रैंड नहीं होगा क्योंकि दोनों CH3 के जो CH बॉन्ड है वो CC बॉन्ड है वो थोड़ा दूर रहते हैं, तो ये मोर स्टेबल होगा, इनसे दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हम आते हैं एंटी फॉर्म स्टेबल, तो ये इसमें ना तो कोई स्टेरिक स्ट्रैंड है क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस में एटम्स हैं,
और ना ही टॉर्सनल स्ट्रैंड्स है, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। तो ऑर्डर अगर हम स्टेबिलिटी का देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी, फिर क्या हुआ? गॉस, फिर क्या हुआ? स्क्यू फॉर्म, और सबसे कम फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। मैं एनर्जी डिफरेंस भी बता दूं, एंटी फॉर्म और फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच का एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है 19.6 किलो जूल पर मोल। मतलब एंटी से और फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाएंगे तो इतनी एनर्जी हमें देनी होगी। एंटी से स्क्यू फॉर्म का देखें तो एंटी और स्क्यू फॉर्म के बीच का है 11.6 किलो जूल, और अगर हम कहें कि स्क्यू और फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, अगर हम इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखें यहां पर, तो हमारे पास 19.6 माइनस 11.6 किलो जूल ये ले लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर एंटी और गॉस फॉर्म की बात करें तो एंटी और गॉस फॉर्म के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 3.8, और अगर आपसे कहा जाए कि स्क्यू और गॉस फॉर्म के बीच का डेल्टा ई कितना है तो 11.6 माइनस 3.8 किलो जूल का। तो आप देख रहे हैं कि एंटी सबसे कम एनर्जी रख रहा है और फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे ज्यादा एनर्जी। अभी हम इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, वहां पर ये पूरा एनर्जी डिफरेंस भी शो करेगा। पहले आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों, ये है ब्यूटेन जो था हमारा, उसके कन्फर्मेशन का एनर्जी डायग्राम। देखो इस डायग्राम में यहां पर ये है 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल, यहां पर ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है एक दूसरे के जस्ट सामने, जिसे हमने नेम दिया था फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म और ये है एंटी फॉर्म, CH3 बिल्कुल अपोजिट। तो जब हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री से जब हमने 60 डिग्री रोटेट किया तो दोनों मिथाइल ग्रुप इस तरह से आ गए, गॉस फॉर्म बन गया, ये गॉस फॉर्म है, ये गॉस फॉर्म। तो एनर्जी पहले डिक्रीज हुई है। ओके, डिक्रीज होने के बाद फिर मिथाइल, फिर आगे जब आप रोटेट करोगे तो मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के जब सामने आने लगेंगे तो फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी दो मिथाइल ग्रुप जब आमने सामने हो। तो ये जो फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? पार्शियल और इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, जबकि ये कौन सा दिख रहा है आपको? गॉस फॉर्म। फिर आप और रोटेट करेंगे 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री में ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के सामने आ गया। फिर 60 डिग्री और रोटेट कर दिया तो ये मिथाइल ग्रुप जब यहां आ जाएगा तो ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्म? एंटी फॉर्म। अब चाहे आप ऐसा रोटेट करें कि ये मिथाइल ग्रुप को आप ऐसा लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, गॉस फॉर्म फिर बन गया। फिर और रोटेट करोगे CH3 और H सामने आ जाएगा, फिर करोगे एंटी फॉर्म आ जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि ये हमारे एंटी फॉर्म की एनर्जी है, समझ गए ना? किसकी एनर्जी है? एंटी फॉर्म। तो इस एंटी फॉर्म की एनर्जी से और जो गॉस फॉर्म की एनर्जी है, सॉरी इक्लिप्स्ड फॉर्म की जो एनर्जी है, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, इसकी एनर्जी का डिफरेंस है 9.0 किलो जूल। फिर हम दूसरा देखें, एंटी फॉर्म से और गॉस फॉर्म के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 3.8 का। जस्ट एंटी फॉर्म से लेके और ये जो पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसके बीच का डिफरेंस है 11.6, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था। अब आपको और भी डिफरेंस निकालने हैं कि अगर आप गॉस फॉर्म का और पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म का डिफरेंस निकालना चाहें तो यहां 11.6 तक एनर्जी का है, यहां सब यहां ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है 11.6 का एनर्जी डिफरेंस है, कौन सा? नीचे तक, यहां से और यहां तक का ये जो डिफरेंस निकालना चाहें तो टोटल है यहां से लेके यहां तक का 11.6 और यहां से लेके यहां का 3.6। तो यहां जो डिफरेंस आएगा ये किसका हो जाएगा बच्चों? ये एनर्जी डिफरेंस किसका है? एनर्जी ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म माइनस ई गॉस फॉर्म का। ऐसे सबके एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया होगा डायग्राम कि किस तरह से, तो आप सीधा इस एनर्जी डायग्राम से भी देख रहे हैं कि जो फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है सबसे लेस स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो अभी मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता ही दिया था
कि सबसे ज्यादा जो होगा वो स्टेगर्ड फॉर्म, फिर इससे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा आप देखो गॉस फॉर्म, फिर इससे कम स्टेबल पार्शियली, और इससे कम पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, और सबसे कम जो स्टेबल है वो है इक्लिप्स फॉर्म। समझ गए बच्चों कि इस तरह से इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हो गया एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, फिर आ जाएगा गॉस फॉर्म एंटी, फिर गॉस, फिर हो जाएगा आपका पार्शियल इक्लिप्स और फिर इक्लिप्स फॉर्म। तो यहां तक आप समझ गए होंगे ये डायग्राम। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है वेयर स्ट्रेन थ्योरी। हमारा जो एल्केन्स थे उनका कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम जो कंफर्मेशन है वो साइक्लो एल्केन्स में लेंगे, लेकिन साइक्लो एल्केन्स के कंफर्मेशन को एक्सप्लेन करें इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। एक थ्योरी है जिसे बोला गया है वेयर स्ट्रेन थ्योरी, वेयर तनाव सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, आप देखो, ठीक है। देखो ये थ्योरी ये कहती है, ये पहले बता दूं कि इट इज रिलेटेड टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स, मींस साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स और अदर कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये स्मॉल रिंग कंपाउंड्स की इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड है। समझ गए कि जो छोटी रिंग वाले जो यौगिक होते हैं उनके स्थायित्व से संबंधित है। देखो इस थ्योरी में ये कह रहा है कि जब कोई ओपन चेन जो होती है, ओपन कार्बन चेन किस में कन्वर्ट होती है, एक रिंग में, तो जब ओपन चेन कंपाउंड रहता है या ओपन चेन होती है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल होते हैं। सैचुरेट कार्बन चेन की बात करें तो ये एंगल होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स का। समझ गए ना कि ये एक नॉर्मल एंगल होता है एक साइड जब ओपन चेन कार्बन हो और उसमें sp3 हाइब्रिड स्टेट हो। लेकिन जब वो किस में चेंज होता है, रिंग के कंपाउंड में, तो ये जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है इसमें डिस्टॉर्शन आता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे ही वैल्यू चेंज हो, चाहे बढ़े और चाहे घटे, मतलब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो या इंक्रीज, इसकी वैल्यू, मॉलिक्यूल में एक प्रकार का स्ट्रेन आता है और ये स्ट्रेन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। यही है वेयर स्ट्रेन थ्योरी। देखो ये कह रहा है कि पहले तो हम ये देखेंगे इट इज रिलेटेड टू इनस्टेबिलिटी ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स व्हेन व्हिच इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये जो इनकी इनस्टेबिलिटी है ये एंगल स्ट्रेन से होती है। अभी थ्योरी क्या कहती है कि व्हेन ओपन चेन हैविंग नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ये जो वैल्यू बताई मैंने आपको, इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक रिंग में, या हम कहें रिंग इनटू, हम बल्कि यहां क्या लिखें, इनटू रिंग, a definite distortion of this normal angle takes place, ठीक है, leading to the development of strain in the molecule and decreased stability of compound, of ring compound। समझ गए बच्चों कि जब नॉर्मल ओपन कार्बन चेन साइक्लिक में चेंज होती है, रिंग में चेंज होती है, ओपन नॉर्मल कार्बन चेन जब रिंग में चेंज होती है तो ऐसे में नॉर्मल बॉन्ड एंगल में जो है क्या होती है, चेंज आता है और नॉर्मल वैल्यू डिस्टॉर्टेड होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज, और ऐसे में मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन आ जाता है उसे, जो कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये स्मॉल रिंग वाले कंपाउंड से संबंधित है। इसमें ये बोला गया है कि जब कोई ओपन चेन खुली श्रृंखला रिंग में बदलती है तो ऐसे में जो बॉन्ड एंगल था sp3 हाइब्रिड स्टेट का जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है, विकृत हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, और ऐसे में मॉलिक्यूल में एक प्रकार का स्ट्रेन आता है और ये स्ट्रेन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को घटा देता है, चाहे वो स्ट्रेन नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, डिस्टॉर्शन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अभी हम एक फॉर्मूले से देखते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रेन चेंज करता है, स्ट्रेन एक एंगल स्ट्रेन किस तरह से लाता है। तो ये थ्योरी आप पहले नोट करें। अब देखो बच्चों इस पूरी थ्योरी का सीधा सा है जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक का जो अस्थायित्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल।
जो बॉन्ड एंगल है उसमें कितना डिस्टॉर्शन है, हम उसको थीटा डी से रिप्रेजेंट करें तो जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा इनस्टेबिलिटी। ओके, कि यौगिक का जो अस्थायित्व है बंद कोण में विचलन देखना है आपको। और अब आता है कि ये डिस्टॉर्शन कैसे निकालें, डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल थीटा डी से, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 109.5 डिग्री माइनस थीटा। यहां थीटा क्या है बच्चों, बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग कंपाउंड, जो रिंग है उसका बॉन्ड एंगल, समझ गए ना। फिर से ध्यान से, बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग इन कंपाउंड, ध्यान रखना है कि जो वलय है उस वलय का कोण लेना है आपको थीटा। और हम सिंपल बनाने के लिए ऐसा भी, इसको ऐसा भी लिखा होता है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा, या हम 1 डिग्री को इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 108 डिग्री 88 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 यहां ऐड हो जाएगा माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालें, तो थीटा का कैलकुलेशन करना है अगर आपको, तो ये फॉर्मूला याद रखना है 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन n, जहां है n नंबर ऑफ फेसेस ऑफ रिंग। ओके, यहां पर देखो आप कि साइक्लोप्रोपेन है, थीटा 1 माने तो थीटा 1 कितना आएगा 60 डिग्री। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो 90 डिग्री, अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो 108 डिग्री, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो 120 डिग्री। अब हम इन चारों कंपाउंड्स में डिस्टॉर्शन देखते हैं कि इन चारों कंपाउंड्स में क्या डिस्टॉर्शन आएगा और फिर कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ओके, तो पहले इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो मैंने अभी आपको कंपाउंड्स बताए उनमें डिस्टॉर्शन देखें कि किसमें कितना डिस्टॉर्शन। देखो, अगर हम ये कहें साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में अभी आपने एंगल देखा कितने का था 60 डिग्री का। आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट की, ये तो समझ गए ना कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, कि 109 जो है हम 1 डिग्री को यहां बढ़ा दें तो वो 60 ऐड हो जाते हैं, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। इसमें से आप 60 माइनस करें तो आपके पास ये बचा वैल्यू, और ये इसका क्या है डिस्टॉर्शन एंगल, जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, मींस ये जो डिस्टॉर्शन है, ऐसे करके हम ये कहें कि ये जो है ये है 24 डिग्री 44 मिनट का। यहां का डिस्टॉर्शन अगर आप देखें तो ये जो डिस्टॉर्शन आएगा आपके पास ये है 9 डिग्री 44 मिनट्स का। ओके, क्योंकि ये 90 का डिग्री का एंगल था, इसको आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया जस्ट। ऐसा ही अगर आप साइक्लोपेंटेन में जाए तो ये है पॉइंट, ठीक है, 0 डिग्री 44 मिनट्स का। और साइक्लोहेक्सेन में चले जाए तो ये नेगेटिव आएगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर डिस्टॉर्शन एंगल ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। अभी आपको मैंने बताया कि जो इनस्टेबिलिटी है बच्चों, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन एंगल उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है सबसे कम डिस्टॉर्शन एंगल आपको किसमें दिख रहा है, साइक्लोपेंटेन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर साइक्लोहेक्सेन आएगा, फिर साइक्लोब्यूटेन आएगा, सबसे कम स्टेबल क्या दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये ऑर्डर तो सही है, साइक्लोब्यूटेन से कम स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन। जो स्मॉल रिंग वाली कंपाउंड्स है वो तो वेयर थ्योरी को फॉलो करते हैं, बट यहां पर एक्चुअल में अगर आप, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर हम यहां पर ये कहें कि एक्चुअल स्टेबिलिटी, ठीक है, जो एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, समझ गए बच्चों, साइक्लो जो हेक्सेन है और साइक्लोपेंटेन है, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, समझ गए ना, ये हमें देखना है। तो ऐसा क्यों हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में जबकि डिस्टॉर्शन एंगल तो ज्यादा है और साइक्लोपेंटेन में डिस्टॉर्शन एंगल कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, लेकिन एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो इसी को हम
साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, जिसे सॉक्से और मोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि साइक्लोहेक्सेन अपने आप को ऐसे कन्फर्मर में स्टेब्लिश करता है, ऐसे कन्फर्मर में चेंज करता है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल में कोई स्ट्रेन नहीं आता। लगभग 111 डिग्री का एंगल होता है उस रिंग के अंदर, और बाहर तो जो CH होंगे उनका एंगल तो बिल्कुल वही रहेगा। तो ये सॉक्से मोहर थ्योरी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, वहीं पर हम लेंगे साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन। तो यहां तक मैंने आपको वेयर जो थ्योरी बताई, इससे आपको क्वेश्चन में क्या होता है, कोई भी एक साइक्लोएल्केन देता है, पूछता है कि इसमें डेविएशन एंगल कैलकुलेट करें, डिस्टॉर्शन एंगल कैलकुलेट करें। तो वो डिस्टॉर्शन एंगल जो है या डेविएशन एंगल जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से रखें, डिस्टॉर्शन एंगल हो या डेविएशन एंगल हो, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट उसी फॉर्मूले से करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि डिस्टॉर्शन एंगल या डिस्टॉर्शन एंगल कितना है, मतलब कितना बॉन्ड चेंज हुआ है, डेविएशन एंगल कितना है, वही एक सेम, दोनों एक ही चीज है, विचलन कोण या विचलन कोण में विचलन। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आगे जो एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।